आधुनिक युग में भी विशेषकर हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और विशेष तौर पर जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है तो उसे हम लोग इलाज करवाने की बजाय, डॉक्टरों के पास जाने की बजाय भूत प्रेत का साया बताते हैं, बोपों के पास जाते हैं और कई प्रकार की तंत्र मंत्र की विद्याएं करते हैं। नतीजन स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आखिर में वो ठीक नहीं होता है और संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसके परिवार के लोग उसे लोहे की जंजीरों से, पेड़ों से बांध देते हैं। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई, परिवार के लोग समय पर अस्पताल लेकर गए, 2 साल तक इलाज चला और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग गए और आज एक ऐसी नौकरी में लगे हैं जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। एक नहीं, इससे पहले भी ये सरकारी कई नौकरियां ले चुके हैं और क्या इनके स्ट्रगल भरी कहानी है, कैसे ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए जब ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे। मेरे साथ स्वरूप हैं, बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र सरली गांव के निवासी हैं और फिलहाल इनका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। स्वरूप, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम आपकी वो कहानी सुनाएंगे जब आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे और उसके बावजूद आपके परिवार के लोगों ने और आपने खुद ने वो साहस दिखाया कि हम भोपों के पास नहीं जाएंगे, हम आँखा पूछवाने नहीं जाएंगे, हम किसी थान पर नहीं जाएंगे, बल्कि इलाज करवाएंगे और हमें ठीक होना है। और आपने सबके सामने करके दिखाया है। उससे पहले आपका परिचय, किस तरीके से आपके जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद ये मेंटल आप जब थोड़ा सा हुए थे, उसकी क्या कहानी है? सर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पूरा गवर्नमेंट स्कूल में है और मैंने 10th तक की पढ़ाई मेरे गांव सरली से गवर्नमेंट स्कूल से की है। हाँ। और 10th तक की पढ़ाई करने के बाद में फिर मैंने 11th में जिस प्रकार परिवार ने कहा कि आप आर्ट्स में पढ़ाई करें और गांव में मेरा ननियाल था, वहाँ आर्ट्स की स्कूल थी, अच्छी स्कूल थी, तो वहाँ पढ़ाई करें। तो फिर मैंने 11th में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और परिवार के प्रेशर से मेरे को कहा आप आर्ट्स में पढ़ाई करें। अच्छा, मतलब ये था कि भाई आपको साइंस नहीं लेनी है? हाँ, साइंस के एक शहर में आना पड़ता है और वहाँ थी नहीं साइंस? वहाँ साइंस थी नहीं और हाँ। उन्होंने कहा अभी साइंस में फेल भी हो जाते हैं और बाकी रिस्क रहती है, तो आप उस साइंस के बजाय आर्ट्स को छोड़ें। लेकिन मैंने कहा मैं साइंस लूँगा। तब मैंने साइंस में एडमिशन नहीं लेकर मेरे को परिवार ने आर्ट्स में एडमिशन दिलाया। आडेल गाँव के अंदर स्कूल थी वहाँ, और वहाँ से मेरे स्ट्रगल शुरू होते हैं और जब मेरी सफलता मिलती है तब तक मैंने काफ़ी स्ट्रगल किए और इस स्ट्रगल को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब मैं आर्ट्स में एडमिशन लेता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे को साइंस लेनी, मेरे को आर्ट्स नहीं लेनी है। तो फिर मैंने एडमिशन लिया। तो जिस प्रकार 11th में मैं था, तो 11th में मैंने 1-2 महीने समथिंग आर्ट्स में पढ़ाई की और मैंने देखा परिवार नहीं मान रहा है, तो मैंने देखा कि अपन प्राइवेट करेंगे लेकिन करेंगे साइंस से। तो मैंने 1 साल के गैप के लिए मैंने 11th यहाँ धक्के काटेंगे और फिर 12th में अपन साइंस का एग्जाम देंगे प्राइवेट, और प्राइवेट साइंस से करेंगे। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2012 की बात है। 2012 में ये मानसिकता नहीं थी कि भाई अगर किसी को साइंस लेनी है 12th में तो उसको रेगुलर जाना पड़ेगा, कोचिंग भी लेनी पड़ेगी? क्योंकि उस समय की साइंस के बारे में ये मेंटलिटी थी कि भाई साइंस बच्चे ने लिए तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आपने उस समय कर दिया कि मैं चलो रेगुलर नहीं तो प्राइवेट ही कर लूँ लेकिन मैं एग्जाम दे जाऊंगा। तो आपके मन में डर नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा? लेकिन मेरे मन में ये शुरू से एक फंडा था कि अपन जिसमें रिस्क ज़्यादा लेते हैं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मैंने यही फंडा, मैंने कहा रिस्क लेंगे, जितने लाइफ में स्ट्रगल किए सब ये रिस्क ज़्यादा लेंगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मैंने रिस्क ली, मैंने कहा अपने रिस्क ले लेते हैं और 12th का एग्जाम देंगे प्राइवेट। तो फिर वो रिस्क ली, तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और लगभग महीना भर मैं साइंस पढ़ा आर्ट्स में होते हुए भी। तब एक दिन की बात है कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे एक गुरुजी थे, तो वो पढ़ा रहे, तो उसमें किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये साइंस की बुक पढ़ रहा है और आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो। तो आप आर्ट्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ रहा है, ये कैसा लड़का है? तो फिर वो सर मेरे पास आए, मेरे को कहा कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं कि 10th तक ही थी आपके साइंस, अब तो आपके तो सब्जेक्ट अलग है और वही पढ़ने आपको। मैंने इसका तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना, छुट्टी के बाद ऑफिस आना। तो जब छुट्टी हुई तो मैं ऑफिस गया, तो सर ने और एक सर थे वो उन्होंने BSc कर रखी थी, तो वो दोनों मिले, मेरे को कहा कि अब आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, बाकी सब मैथ साइंस सब आपके सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा सर मेरे को पता है,
लेकिन मेरे को तो साइंस में करनी है, मैंने पूरी बैकग्राउंड चीज़ें तो उस समय बताई। ये समझ कहाँ से आ गई? आपने तो 10th पास की थी, 10वीं तुरंत ही पास कर रखी थी, 11th में आ गए, साइंस मैथ्स ये सब चीज़ें कहाँ से समझ आई या किसी से सुना था? नहीं, मैंने सुना भी था और बाकी मेरे को ऐसे थोड़ा जानकारी थी कि भी साइंस में, उसमें ये जानकारी थी कि साइंस के फील्ड में अपन अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो साइंस लेते हैं जनरली। अच्छा, तो मैं जानता था कि तो खुद को अच्छा हाँ, बनना था, मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है। ज़्यादातर वो एक उसमें था ऐसा सिस्टम, हाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर मेरे वहाँ ननिहाल में रहता था, तो मेरे मामा जी को उन्होंने बात की बुला के, तो फिर मामा जी ने मेरी बात को मान ली और मेरे दादाजी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो उन दोनों ने मेरी बात को मान के मेरे को साइंस दिला दी, बाद में हाई स्कूल में और हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया, रहना शुरू कर दिया। फिर मैंने साइंस में शुरू कर दी। 12th हो गई आपकी फाइनली? हाँ, 12th मेरी तो हो क्या गई। उसमें आपका रिजल्ट रहा था 12th का? 12th में जब हाई स्कूल में थे आप? हाई स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल मैंने की है और मेरे क्लास में 3rd पोजीशन थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी की और बीएससी मैंने नॉन कॉलेजिएट की और बीएससी के साथ नॉन कॉलेजिएट क्यों की? क्योंकि मेरे को आगे यूपीएससी की तैयारी करनी थी, दिल्ली कॉलेज के हिसाब से मेरे को ठीक नहीं लगता था कि मैं नॉन कॉलेजिएट करूँगा तो बीएससी हो जाएगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए समय मिल जाएगा। समय मिलेगा। तो मैं जयपुर चला गया। कौन से ईयर में? ये 2014-15 की बात है। हाँ। तो जयपुर गया और मैंने वहाँ जयपुर में कुछ टाइम रहा और उसके बाद मैंने देखा अब यूपीएससी के लिए प्रॉपर दिल्ली जाना जरूरी है। तो फिर मैंने 2016 में दिल्ली चला गया और 2016 से 18 तक मैं दिल्ली रहा और मैंने यूपीएससी की तैयारी की। फिर आपकी ज़िंदगी में आया एक नया मोड़? फिर ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है और यूपीएससी की तैयारी बहुत जोरों पे चल रही थी मेरी। मेरे घर पे मेरी नोटबुकें पड़ी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स के से सब्जेक्ट के मेरे नोटबुक घर पे जो अपन रिटर्न लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव वो नोटबुक। तो एक बार ऐसा वाकया हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स में पूरे बैच का टेस्ट थी तो उसमें टॉप आया था। अच्छा। और उसमें मेरे गुरुजी थे, तो मैंने क्या एज में भी छोटा था, फिजिकल मेरा बहुत डाउन था। हाँ। तो वो मेरे को हर बार कहते थे तू 10th में पढ़ने वाला यहाँ क्यों आ गया के। हाँ। तो एक उसमें वो इकोनॉमिक्स के सर थे। हाँ। तो मेरी कॉपी वो लेके पूरी क्लास में घुमाई उन्होंने। अच्छा। ये इनकी कॉपी आप देखो यार, ये 10th में पढ़ने वाला बच्चा और देखो अपने आज इस टेस्ट में टॉप आया। आपके जो कोचिंग आप जो चल रहा है उसमें टॉप आया। हाँ। तो उसके बाद भी मैंने खूब अच्छी तरह से यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहे और वहाँ की। फिर एक दिन मोड़ आता है, यूपीएससी का प्रीलिम एग्ज़ाम होता है। उसके जस्ट 2 दिन पहले मेरे शाम को कोई दिक्कत होती है रात में, और उस दिक्कत में ये होता है कि इस टाइप के कोई भी मेंटल इलनेस होती है और फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर जनरल पास का हॉस्पिटल था, उनको इतनी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने देखा भाई नींद की कोई बीमारी हो सकती है, तो उन्होंने नींद की गोलियां दी, कोई मेरा असर नहीं हो रही नींद की गोलियां। फिर इंजेक्शन दिए तो कोई असर नहीं कर रही। फिर मैं ऐसी सिटी में और अच्छी जगह होने के कारण मेरे को फिर सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल ले गए, जो प्रॉपर साइकाट्रिक मेंटल हॉस्पिटल था। वहाँ ले गए, तो वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को देख के और बीमारी को ट्रीट किया और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा कि ये बीमारी लाइलाज है, यानी इसको ठीक तो ये होती नहीं है, लेकिन आप टाइम पे पहुंच गए हो तो आपके ये है कि ये जनरली ये ठीक हो जाएगी, संभावना है कि उनको छोटी मोटी डोज लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो स्वस्थ रहेंगे। एग्जैक्ट क्या हुआ था आपको? मेरे को उसमें एक सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी, जिस बीमारी में जनरली ये लोग आप बात कर रहे हो कि जिस प्रकार इधर उधर लोग जो बंधे हुए पड़े रहते हैं, जिनको ये कहते हैं भी इनको मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है, तो उस टाइप की बीमारी थी। तो फिर मैंने कंटिन्यू 2 साल ट्रीटमेंट लिया। फिर वहाँ से मैं जोधपुर एम्स के थ्रू मैं 2 साल ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया 2 साल के बाद। जब आपको ये बीमारी हुई तब आपके डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब ठीक नहीं हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें टैबलेट लेंगे काम चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर कोई काम कर सकते हो। इसका एक केस ये है कि इस बीमारी को फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर अब जो होता है उसमें जैसे 40% से ऊपर होती है उन गवर्नमेंट सर्विस होती है उनमें उनको रिजर्वेशन मिलता है। अच्छा। लेकिन इस बीमारी के अंदर 60 से 70% तक फिजिकल हैंडीकैप को ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैंने उसमें से काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा आप तुम फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के ऑलरेडी एलिजिबल हो तो आप सर्टिफिकेट बनाओ और फिर जॉब में काम हाँ जॉब में काम आ जाएगा। क्योंकि आजकल लोग तो उस सर्टिफिकेट को मिसयूज़ करके बनाते हैं, लेकिन मैं उस टॉप मतलब 60-70% फिजिकल हैंडीकैप होते हुए मैंने सर्टिफिकेट नहीं बनाया। मैंने कहा अपन दवाई लेके स्वस्थ हैं और स्वस्थ और फिर इस पर और चर्चा करेंगे। आपकी ये जो मेंटल वाला किस्सा है इसको और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं सिर्फ एक बाड़मेर ज़िले की बात करूँ जहाँ से मैं आता हूँ,
बाड़मेर जिले के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, और बाड़मेर जिले के अंदर करीब करीब 700 ग्राम पंचायतें हैं। जिस तरीके से मैंने मेरे आंकड़े निकाले हैं, सर्वे किया है प्रत्येक ग्राम पंचायत का, प्रत्येक गांव में आपको 3 लोग ऐसे मिलेंगे एवरेज, जो आज भी इस आधुनिक युग में मानसिक विक्षिप्त होने के कारण लोहे की जंजीरों से, पेड़ों से बंधे हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, या यूं कहें कि इसको लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं आया है। हालांकि विभिन्न लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक उनके परिवार के लोग और पब्लिक अवेयर नहीं होगी तब तक यही चलेगा। क्या करना चाहिए उस समय, जिस तरीके से आपके साथ भी हुआ? आप तो एक उदाहरण है। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रकार का मेंटल इलनेस है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है अगर हम समय रहते ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि लोग अपने यहाँ सिस्टम में जनरली रूढ़िवादी तरीके को मानते हैं, और आज के ज़माने के अंदर जो बीमारी ठीक नहीं होने का कारण, मेंटल इलनेस के साथ अदर बीमारियां भी होती है, ठीक नहीं होने का कारण ये भोपा सिस्टम है। इन्होंने पूरे सिस्टम को इस प्रकार बना रखा है कि जब आदमी इस प्रकार की बीमारी होती है तो 90% केसेज के अंदर कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो इस अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, और तब बीमारी इतनी जकड़ जाती है, बीमारी इतनी जकड़ जाती है कि उनके बाद उनकी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद ठीक नहीं होते जनरली। तो आपके घर वालों को किसी ने सलाह तो दी होगी कि अभी चलो यार, छोरा वहाँ पढ़ रहा है, कोई देवता ही हुआ होगा, इसकी गोई करते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो देखो, हमारे परिवार में अगर गाँव होता तो गाँव में तो हो सकता है, क्योंकि लोग, लेकिन मैं एक अच्छे शहर में था, उस कारण दिल्ली में थे, बच गए। हाँ, बच गए उस कारण। नहीं तो आज मुझे भी वहाँ आपको दिखाने आना पड़ता कि देखिए ये एक लड़का है, जंजीरों से बंधा हुआ है, ये हो सकता था। और आज मैं आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर टॉप मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंदर ग्रुप बी लेवल की पोस्ट के अंदर सिलेक्टेड हूँ, और इन सभी लोगों के लिए उदाहरण हूँ कि जो लोग इस बीमारी को और इन लोगों को एक उस नज़रिए से देखते हैं कि इनको कोई ऐसी बीमारी है, इनको उन लोगों को अलग कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, उनके लिए मैं एक उदाहरण के रूप में निश्चित तौर पर आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उन लोगों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, वो मानवता की एक अलग ही श्रेणी में चले जाते हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हम लोग देखते हैं। लेकिन आपके सामने स्वरूप एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्रालय के बी लेवल का जो एग्जाम होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो ए लेवल का एग्जाम होता है, वो ए लेवल की कैटेगरी होती है, उसमें आईएएस बैठते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो बैठते हैं, और ये बी लेवल के उस ग्रुप में है। यानी कि आप देखिए कि अपने देश की टॉप 2nd जो रैंक होती है गृह मंत्रालय की, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक हूं मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर क्या हुआ? आप 18-16 में बीमार हो गए, फिर 18 में बीमार हुआ तो फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के साथ में 2020 तक तो मैंने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद में रेस्पिडोन की टैबलेट थी, वो 2 mg की, वो मैं उस पर मेरी डोज सेट हो गई थी। फिर उस टैबलेट को लेने के बाद में बिल्कुल आपके से मैं स्वस्थ था, और उसके बाद मैंने सोचा अब अपन वापस ट्रैक पे आ गए हैं और अब दौड़ना शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने जिस प्रकार में बीमार होने के बाद, 20 की बात है, हाँ 20 की बात है, बीमार होने के बाद फिर घर वालों ने कहा कि कोई छोटा मोटा, उसमें मेरे ख्वाब ऐसे थे कि मैंने कोई एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने यूपीएससी करेंगे और अपने करेंगे कुछ नहीं। और प्रॉपर थे यूपीएससी आपके कोचिंग में, और उसमें मेरे को लगता था कि अपना नहीं होगा तो किसका होगा, तो इस हिसाब से मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। फिर मैंने 20 के बाद में 22 में रेलवे का एग्जाम दिया, और उसमें मेरी 80 रैंक थी, मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था क्योंकि मेरी तैयारी तो अच्छी थी। और फिर ऐसे एग्जाम दिया, रेलवे मेरा हो गया, तो मैं बाड़मेर पोस्टिंग हो गई, और फिर उस जॉब को मैंने स्टेप के रूप में लिया, और उस जॉब को रखते हुए मैंने उसको स्टेपनी के रूप में रखा अपने जॉब को, और फिर खूब छुट्टियां की मैंने। मेरा रजिस्टर तो वैसे लाल रहता था क्योंकि मैं तो ड्यूटी कम करता था, और वैसे तो उसके साथ मैंने तैयारी की। 22 में दिया मैंने CGL का, तो 22 में मैं 143.22 मेरे नंबर थे, 145 कट ऑफ कुछ नंबर से रह गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर एक वाकया मेरे लाइफ में मोड़ आता है, जो बीमारी मेरे इसलिए होती है कि बीमारी मेरे लिए अच्छी होती है, ये मैंने महसूस किया है। 2023 की बात है, 24 की बात है। 24 में जून के अंदर मेरे कोई MSc के एग्ज़ाम थे, मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो घर जा रहा था, तो बाइक में एक्सीडेंट हो गया। 24 में जून में, और जून में एक्सीडेंट होता है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। आस पड़ोस में लोग वगैरह जो भी लोग है अपने, वो कहते थे यार इसके किस्मत बहुत बुरे हैं, क्या पहले तो ये वो बीमार था उसमें, और अब इनके जॉब लग गया तो ये पैर फ्रैक्चर हो गया, तो अब कुछ समय तो इनकी नौकरी गई, मान लो ऐसा भी कंडीशन है। तो मैंने कहा ये हमारे लिए जो चीज़ें होती है वो अच्छी होती है, पूरा होता है तो अच्छे के लिए भी होता है। तो उनको मैंने हमेशा मैं पॉजिटिव रहता था, क्योंकि कुछ तो ये बात है कि
हमारी जो ये बीमारी होती है मेंटल इलनेस, इसके अंदर बीमार होते हैं उनके बाद अगर स्वस्थ वही होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि अपन उस परिवेश को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, अब अपन क्या करेंगे, अपन ये उनको देखते हैं तो अपन स्वस्थ नहीं होते हैं। लेकिन मैं हमेशा उसको पॉजिटिव लेता था। मैंने कहा ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया तो अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही होगा। हाँ अच्छा ही होगा। तो फिर वो पैर फ्रैक्चर होने के कारण मेरे को, मैं फिट तो था ही, और एक पैर मेरा फ्रैक्चर था, तो मैं बैठ आराम से कुर्सी टेबल लगाई मैंने घर के अंदर, गुड़ाल के अंदर, जिस गुड़ाल में दादाजी बैठते थे, अब तो नहीं है, तो वहाँ उस गुड़ाल में लगाई टेबल कुर्सी, और मेरे को कोई काम नहीं बस, क्योंकि मैं फ्रैक्चर था, पैर तो कर नहीं सकता, सिर्फ पढ़ाई बस खाना ही वही बैठे रहते थे। तो मैंने उठाई किताबें वापस, मैंने कहा इस बार तो ऐसा करेंगे कि अपना सिलेक्शन होगा ही होगा। तो वो उस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू की। तो मैंने प्रीलिम में टॉप रैंक के साथ मेरा प्री हो गया, और फिर मैंने दिया मेंस। तो फिर मेंस में मैंने फर्स्ट चॉइस होम मिनिस्ट्री भरी थी, मेरे को होम मिनिस्ट्री मिल गई, गृह मंत्रालय। और उसमें अब गृह मंत्रालय के अंदर जो पोस्टें थी उसके अंदर 85 पोस्टें थी, उनमें मेरी ऑल ओवर 7वीं रैंक है। अच्छा। और ओबीसी कैटेगरी मेरी 3rd पोजीशन है, 2 बंदे मेरे से ज़्यादा है ओबीसी कैटेगरी में पूरे देश में। हाँ, और उसके बाद मेरे को वो मिलने के बाद फिर इधर उधर दोस्त वगैरह के वो जो थे उनको मैंने बात की कि ये जिस प्रकार मेरे पास सिर्फ कैटेगरी का भी मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया, मैंने यूआर से सिलेक्शन दिया, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कैटेगरी थी जिसके अंदर मैं ऐसे ही एग्जाम देने जाता तो भी हो जाता। अच्छा। क्योंकि 67% जो अपन कैटेगरी मानी जाती है उसमें गवर्नमेंट जॉब के बड़ी अच्छी पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं माने जाते हैं, उनको तो वही पोस्ट मिलती है जो कहीं अपन मानते हैं कि हाँ ठीक है, काम कर लेगा। हाँ वो, लेकिन मैंने उस सर्टिफिकेट को नहीं बनवाया। क्यों? अगर मैंने इसलिए नहीं बनवाया, अपने को तो कुछ बड़ा करना है। क्यों? बीमारी जो अपने स्वास्थ्य की, अगर वो सर्टिफिकेट के बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ। और अगर वो उस बीमारी को मैं अपने दिल पे ले लेता, मैंने कहा बीमार हो गए अब अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपन सर्टिफिकेट बनाते, फिर ज्यादा ये पेंशन आती रहती। स्वरूप, कुछ बातें मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा। आपके स्ट्रगल की बातें हो गई, कई सारी चीज़ें होगी। आजकल हम लोग देखते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, नकल माफिया है, उसे आप जैसे लोग जो हैं स्ट्रगल करने वाले, पढ़ने वाले, उनके जीवन पर क्या असर रहता है उसका? एक्चुअली सर ये है कि कंपटीशन, हालांकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप उस तरीके से बातें नहीं आप खुलकर बताएंगे, हमें पता है, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो स्टूडेंट की लाइफ पर वो क्या चीज़ें उसका असर पड़ता है? ये तो सर ऐसे है कि जनरली कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें दिखाई भी जाती है। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ने के कारण जनरली छोटा मोटा मान लो होता भी है तो उनको बड़े स्तर पे दिखाया जाता है, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट कम होते हैं और नहीं सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो सिलेक्ट होता है वो तो संतुष्ट होता है, और जो सिलेक्ट नहीं होता है वो कैंडिडेट सब एक साथ मिलकर वो ऐसे देखते हैं भाई कि काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ है, क्योंकि छोटी मोटी बात उनके नज़र में बड़ी लगती है। सही बात। क्योंकि और दूसरी बात ये है सर कि कंपटीशन के अंदर तैयारी करने वाले जनरली सिलेक्ट होते हैं, जो टॉप रैंक के बंदे होते हैं वो जनरली, मैंने जितना देखा है कि वो टॉप रैंक के कैंडिडेट होते हैं, वो मेहनत के होते हैं। और बाकी पोजीशन में क्या कह सकते हैं उनके बारे में। चलो, अब क्या मैसेज है आपका तमाम उन लोगों के लिए, जैसा आपने मुद्दा है, एक तो यूथ जो कई बार ये होता है कि हतोत्साहित हो जाते हैं कि अब मैं बीमार हो गया या अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, या फिर एक तो उनके लिए, दूसरा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना उनको तो, अब देखो वो जो मानसिक रूप से विकृत हैं उन लोगों को तो वो तो बातों को समझ नहीं सकते हैं, उनके परिवार के लोगों को, उनके फ्रेंड सर्कल को, और जो सोशल मीडिया से उनको अवेयर कर सकें उनके परिवार को, उन सभी लोगों को मेरा ये एक ही संदेश है कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर अपने मारवाड़ के अंदर भोपा सिस्टम, इस भोपा सिस्टम को बिल्कुल डिमोलिश करो, इनको समाप्त करो इन सिस्टम को। और जो आप देखते हो कि जो गरीब परिवार है वो परिवार इनकी सपेट में आ रहा है और उनकी स्थितियाँ काफ़ी बुरी हो रही है, और आज वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो लोग उस प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, और उस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने से वो स्वस्थ भी हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ये चिंता आप सबकी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए कि आज के दौर में हम लोग तमाम इस प्रकार की बातें देख रहे हैं, अंधविश्वास के इस युग में, इस तकनीकी युग में अंधविश्वास को पाल रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा। स्वरूप तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कहीं ना कहीं कई बार अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देख करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि
इस प्रकार की बीमारियों का इलाज नहीं है, ये तो भूत प्रेत का साया है। तो आपके सामने उदाहरण पेश है, इसको देख करके आप अपने जीवन में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।